नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटेरिया का सेट नंबर 45। इससे पहले 1 से लेकर 44 सेट हम लोगों ने देखे पूरे विस्तार के साथ। इसके अलावा क्राउन का सेट भी आप लोग को रोज़ उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी आप लोग को देखना है। 20 सेट है क्राउन का, वो भी कंप्लीट करेंगे और एडिटेरिया का 100 सेट उसे भी कंप्लीट करेंगे। जब दोनों सेट कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग जीके जीएस से जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, लगभग सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सेट। और आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत वहीं बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन तो बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। वहीं बात करें अनुच्छेद 107, तो अनुच्छेद 107 लोकसभा के विघटन का लंबित विधेयक पर प्रभाव के बारे में वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रबंध का चर्चा है। वहीं हम लोग जानते हैं धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य में नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं होता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद की चर्चा है। 53 में उसकी कार्य शक्ति का वर्णन है। वहीं 54 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की चर्चा है। 55 में है राष्ट्रपति चुनाव का रीति का चर्चा है। 56 की बात करें राष्ट्रपति का कार्यकाल का चर्चा है। 57 में दोबारा निर्वाचन, 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का चर्चा है, और 59 में उनकी दशा और शर्त की चर्चा है, और 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है, और 61 में राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग की चर्चा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो संविधान के भाग 4 में उल्लेख है, बिल्कुल सही। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक लिया, ये भी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की अनोखी विशेषता कहा, ये भी सही है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, राज्य अपनी इच्छा अनुसार इसे लागू करता है, और राज्य के लागू करने के बाद ही हम लोगों को मिलता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश किया था। तो ये किस समिति ने किया था, तो एमएल सिंघवी समिति ने। ऑप्शन नंबर सी, एमएल सिंघवी समिति। इसका गठन कब हुआ था, 1986 में हुआ था। कब हुआ था, 1986 में हुआ था। इसी के सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हम लोग जानते हैं 1957 में हुआ। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 में था। इन्हें द्विस्तरीय दिया था सुझाव। वहीं बात करें पी थुंगन समिति की बात करें तो पी थुंगन समिति, इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन कब हुआ था, 1988 में हुआ था। 1988 में हुआ था। पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए इन्हें सिफारिश किया था, लेकिन यह पास नहीं हो सका था। एक और पंचायती राज से संबंधित समिति था पीवी के राय समिति। इसका गठन 1985 में हुआ था। 1985 में हुआ था। गठन भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है,
किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो हम लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। इसे संविधान के भाग 4 का क में जोड़ा गया। भाग 4 का क में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का क में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का क में जोड़ा गया। जिसमें जोड़ा गया था उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए प्रश्न है, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो ये केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। ऑप्शन नंबर ए। भाग 12 की बात करें, भाग 12 में हम लोग जानते हैं वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद की चर्चा है। इसके अध्याय से भी क्वेश्चन आ गया। भाग 12 के अध्याय 1 में वित्त की चर्चा है। किसकी चर्चा है? वित्त की चर्चा है। इसी के अध्याय 2 में ऋण लेना संबंधित बातों की चर्चा है। अध्याय 3 की बात करें तो संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, वाधाएं और वाद की चर्चा है। वहीं इसके भाग 4 में, अध्याय 4 में, भाग 12 के अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार का चर्चा है। संपत्ति के अधिकार का चर्चा है, यानी अनुच्छेद 300 का ए, जिसमें संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। चलिए अच्छा, आप लोग बताएं भाग 13 में क्या चीज़ का चर्चा है? भाग 13 में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की चर्चा है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं चर्चा है। वहीं भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा है। 16 में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा है। भाग 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध, 19 में प्रकीर्णन, 20 में संविधान संशोधन, 21 में अस्थायी, संक्रमणकाली और विशेष उपबंध और 22 में है संक्षिप्त नाम की व्याख्यान है। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद को विधि निर्माण की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253। वही बात कर लेते हैं अनुच्छेद 249। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो राज सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ये किस में चर्चा है? अनुच्छेद 249 में इसकी चर्चा है। 250 में यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो राज सूची के विषय में जो है कानून संसद बना सकती है, ये चर्चा है। अनुच्छेद 252 की बात करें तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा एक संकल्प पारित करके संसद से कानून बनाने का अनुरोध कर सकती है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 252 में। प्रश्न है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो ये निर्णय था संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। ऑप्शन नंबर सी। केशवानंद भारती जो विवाद था उसमें क्या सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्ट ये किया कि संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण हो। और इसी के तहत इसके बाद जो है 42वें संविधान संशोधन करके जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। इससे पहले हुआ था बेड़ूवादी वाद जो हुआ था उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा कहा गया था। परंतु केशवानंद भारती में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संसद संशोधन कर सकती है। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से है, तो यह निम्नलिखित में से कैसा है? तो यह भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। ऑप्शन नंबर सी। हम लोग जानते हैं
संविधान के भाग 17 में क्या चीज़ का वर्णन है? तो राजभाषा का वर्णन है। तो इसमें जो अंकों का वर्णन है वह भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो इसका गलत कथन को है वो चुनना हम लोग को। तो देख लेते हैं। वेतन राज्य संचित निधि से दिया जाता है। वेतन राज्य संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है। वेतन भारत संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। पेंशन भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है। तो इसका गलत कौन कौन है? 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें राज्यपाल की, अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 155 में है। अनुच्छेद 155 में है। प्रश्न है किस शासक को उसके सिक्के पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया है? तो ये किस शासक को? तो समुद्रगुप्त को। किस शासक को? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त की बात करें तो ये गद्दी पर कब बैठा? 335 ईस्वी में। कब बैठा? 335 ईस्वी में। इसे हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इसे अश्वमेध कर्ता, विक्रमक, परम भागवत और कविराज ये सारे उपाधि प्राप्त थे। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। यह विष्णु का उपासक था। यह विष्णु का उपासक था। अच्छा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो उसे अमाजू कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। जबकि हम लोग देखें कल भी गाय को अधन्यता कहा जाता था। गाय को अधन्यता कहा था, यानी ना मारने वाला जीव कहा जाता था। अच्छा, राजा को क्या कहा जाता था? राजा को गोप्ता कहा जाता था। राजा को गोप्ता। अतिथि को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में अतिथि को क्या कहा जाता था? गोहंता कहा जाता। गोहंता कहा जाता था। वहीं धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? धनी व्यक्ति को कहा जाता था गोमत। क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है ताम्रपाषाणिक स्थलों में से अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ नवदा टोली से। किससे प्राप्त हुआ? नवदा टोली से। वहीं बात करें दैमाबाद। दैमाबाद की बात करें, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ से रथ चलाते मनुष्य, हाथी, सांड, गेंडा और कलश समाधान प्राप्त हुए। कलश समाधान प्राप्त हुआ। वहीं बात करें इनाम गांव, यहाँ से क्या प्राप्त हुए? तो इनाम गांव यहाँ से प्राप्त हुए हैं कच्ची मिट्टी का मकान प्राप्त हुए। यहाँ से गोलाकार गड्ढे वाले मकान प्राप्त हुए। गोलाकार गड्ढे वाले मकान प्राप्त हुए इनाम गांव से। अच्छा, आप लोग बताएं नेवासा से क्या प्राप्त हुआ? नेवासा से क्या प्राप्त हुआ? पटसन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये ताम्रपालिक स्थल था नेवासा, वहाँ से प्राप्त हुआ है। चलिए प्रश्न है 14वीं सदी पूर्व का बोगा जक्वई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। यहाँ से जो है मित्र, वरुण, इंद्र का उल्लेख है। इस अभिलेख में मित्र, वरुण और इंद्र का उल्लेख है। ये सारे देवता होते थे। मित्र जो है क्या चीज़ के देवता कहलाते थे? प्रकाश के देवता मित्र कहलाते थे। वरुण जल देवता को वरुण कहा जाता था और युद्ध के देवता को इंद्र कहा जाता था। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। और इसका जो है स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था
हम लोग जानते हैं ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया था, जो एक असैनिक थे। वहीं बात करें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। वहीं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। वहीं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1839 में विलियम एडम्स ने किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन देख लेते हैं। 1938 एवं 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बिल्कुल सही है। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, यह जापान की सहायता से नहीं, जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, ये भी सही है। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया? मशस्त जागीर, इसकी शुरुआत औरंगजेब ने किया। इसकी शुरुआत किसने किया? औरंगजेब ने किया। संभवतः यह पद ग्रहण के बाद दिया जाने वाला जागीर होता था। वहीं बात कर लेते हैं औरंगजेब की। तो इन्हें नवरोज त्यौहार और झरोखा दर्शन बंद कर दिया। नवरोज त्यौहार जो बलबन ने शुरू किया था और झरोखा दर्शन जो अकबर ने शुरू किया था, इसको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इन्हें जिंदा पीर कहा जाता था। इन्हें क्या है? जिंदा पीर कहा जाता था। वहीं बात करें मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। वहीं औरंगजेब की बात करें तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिलाया था। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने लागू कर दिया था। अच्छा, औरंगजेब ने एक बीबी का मकबरा बनाया। कहाँ बनाया? औरंगाबाद में बनाया। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण किसने किया? औरंगजेब ने किया है। वहीं औरंगजेब के दरबार में सबसे अधिक हिंदू सेनापति रहते थे। औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना चाहता था। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना चाहता था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 20 फरवरी 1707 को हुआ था। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 20 था। यह भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है फतवाए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो यह किसके शासनकाल में लिखा गया था? यह भी औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में इसकी रचना की गई थी। वहीं हम लोग बात करें इसकी रचना किसने किया, तो फतवाए आलमगीरी की रचना किया था शेख निजामुद्दीन अहमद ने किया था। वहीं बात करें मासिर आलमगीरी, इसकी रचना किसने किया? इसकी रचना किया था साकी मुस्तैद खान ने। वहीं आलमगीर नामा की रचना किसने किया? आलमगीर नामा की रचना किसने किया? तो आलमगीर नामा की रचना किया था मिर्जा मोहम्मद कासिम ने इसकी रचना किया था। चलिए देखते अगला प्रश्न है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज खोला गया था उसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। और इसकी स्थापना कब किया था? 1817 ईस्वी में। वहीं डेरे जियो की बात करें तो ये युवा बंग आंदोलन
युवा बंग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? डेरे जियो ने किया था, युवा बंग आंदोलन का शुरुआत किया था। वहीं बात करें बनारस में जो संस्कृत महाविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में, उसकी स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था। किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था, जोनाथन डंकन ने किया था। केशव चंद्र सेन की बात करें तो इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप लोग जानते हैं विधवा विवाह पुनर्विवाह में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लागू करवाने में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था खानों को बंदरगाहों से जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी, ताकि भारतीय सामान को वो बंदरगाह तक पहुंचाकर अपने देश ले जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डलहौजी की बात करें तो डलहौजी जो है भारत में डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स किनके द्वारा लागू किया गया था? ये डलहौजी के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा राज्यों को मिलाया गया। तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स तो यानी व्यपगत सिद्धांत के द्वारा सबसे पहले कौन सा क्षेत्र मिलाया गया था? तो सबसे पहले सतारा मिलाया गया था, सतारा को 1848 में मिलाया गया। उसके बाद जैतपुर को मिलाया गया और संबलपुर को, तो इसे 1849 में मिलाया गया था। बघाट को मिलाया गया था 1850 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। इन्होंने अवध को अपने राज्य में मिलाया, अवध को अपने अधीन किया कुशासन का आरोप लगाकर। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिलाया था। और उस समय अवध का शासक था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, और 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित किया था। किसने? डलहौजी ने किया था। डलहौजी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? डलहौजी ने किया था। अच्छा, डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और इसी के समय में 1853 ईस्वी में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, और जिसके लिए सीमा कितना था? उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखा गया था, 18 से 23 वर्ष रखा गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निठुर बर्बादी किसने घोषित किया? तो ये किसने घोषित किया? तो हम लोग जानते हैं ये घोषित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इसकी पुष्टि हुई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ था, उसमें इस पुष्टि हुआ था। अरे अच्छा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? तो चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला नेता था मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। तो बंद कब किया? 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इसे बंद कर दिया। और उस समय गांधी जी कहाँ थे? ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो जिसमें ये घटना हुआ था असहयोग आंदोलन, और जिसमें ये चोरा चोरी घटना हुआ था उस समय, और जिस समय गांधी जी ने इसे बंद किया था, समाप्त किया था, उस समय गांधी जी बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली में थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी उपस्थित हुए थे, तो उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन की बात है तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12
नवंबर 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, 17 नवंबर 1932 को। 17 नवंबर 1932 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने वहाँ से जैसे गांधी जी आए तो 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था। और अंत में जाकर 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया था। चलिए दोस्तों, और यही जैसे गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, उसके बाद जो है भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। चलिए दोस्तों, देखते अगला प्रश्न। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो ये भेजा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जब मित्र राष्ट्रों की स्थिति बिगड़ने लगी, तब युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल भारत भेजा था, जिसे क्रिप्स मिशन नाम दिया गया। और इसमें कहा गया कि युद्ध समाप्ति होने पर भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। यह प्रस्ताव में यह गुंजाइश भी दिया गया कि अगर किसी प्रांत को संविधान स्वीकार नहीं है तो उसके लिए अलग से समझौता आप कर सकते हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। अच्छा, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा था? तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था, यह पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक है, यानी ऐसा चेक जिसका डेट फाइल है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, सुनिश्चित करना है कि मसाले उत्पादन में कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो केसर। तो हम लोग जानते हैं केसर उत्पादन में कौन शीर्ष पर है? जम्मू कश्मीर। वहीं काली मिर्च की बात करें, काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च में हम लोग जानते हैं केरल। वहीं हल्दी की बात करें तो हल्दी में आंध्र प्रदेश। और जीरा की बात करें, जीरा में राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी गई? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को बीमा कीमत की संज्ञा दिया गया। एमएसपी, इसका सिफारिश कौन करता है? इसका सिफारिश करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग इसकी सिफारिश करता है। इसके तहत 22 फसलों को एमएसपी जो है इसका निर्धारण किया जाता है। वहीं गन्ने के लिए अलग से उचित और लाभकारी मूल्य एफआरडी निर्धारित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पे किया गया? तो नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति के अनुशंसा पे किया। ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। इसकी स्थापना कब किया गया? 1982 में किया गया। कब किया गया? 1982 में किया। नरसिंघम समिति, इसका संबंध जो है बैंकिंग सुधार से है। किससे है? बैंकिंग सुधार से है। इसका गठन 1991 में किया गया था। 1991 में किया था। बर्मा समिति के बाद, तो बर्मा समिति आपराधिक कानून में संशोधन और महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित था। वहीं गाइपोरिया समिति, ये भी एग्जाम में आता है, तो बैंक सेवा सुधार से संबंधित, जिसका गठन 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो ये किस देश की सहायता से? सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ के द्वारा ही बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया। दुर्गापुर। वहीं जर्मनी की बात करें तो राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना जर्मनी, राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र उसकी जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। प्रश्न है, गर्म एवं शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, उपर्युक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं?
तो किस क्षेत्र के विशेषताएं हैं? तो ये भूमध्य सागरीय, ऑप्शन नंबर ए। किसका? भूमध्य सागरीय का। वहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क होती है और हल्का और गीली सर्दी होती है और यहाँ सदाबहार ओक के पेड़ भी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं सही सुलेमित नहीं है। तो बड़ा लाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। माना दर्रा सिक्किम, ये गलत है। माना नीति, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। जिलेपला सिक्किम, जिलेपला और नाथुला दर्रा ये कहाँ है? सिक्किम में है, ये सिक्किम में है। वहीं बात कर लेते हैं माना नीति और लिपुलेख, यह उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। वहीं बात करें जोजिला दर्रा, ये कहाँ है? लद्दाख में। जोजिला काराकोरम लद्दाख में। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अरुणाचल प्रदेश की 3 प्रमुख दर्रे, बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख दर्रे हैं। वहीं मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का प्रमुख दर्रा है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नामचा बर्मा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं या हिमाद्री या बृहद हिमालय, ऑप्शन नंबर ए बी। ऑप्शन नंबर बी। जितने भी ऊंची चोटियां हो, चाहे वह नामचा बर्मा हो, चाहे वह माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वह धौलाधर हो, चाहे वह नंगा पर्वत हो, चाहे वह कंचनजंगा हो, ये सारे बृहद हिमालय में आते हैं। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी आता है। सियाचिन ग्लेशियर है लघु हिमालय में। पर्यटक स्थल जितने भी हैं, कुल्लू मनाली, ये शिमला, ये सारे लघु हिमालय में आते हैं। और शिवालिक हिमालय हम लोग जानते हैं, हिमालय का निचला भाग, हिमालय का प्रवेश वाला भाग होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मन। ऑप्शन नंबर सी, मन कहलाती है। तराई क्षेत्र, तो नेपाल का दक्षिणी निचला भाग तराई क्षेत्र कहलाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न है, मरुधान किसे कहा जाता है? यानी मरु का उद्यान तो किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को मरु उद्यान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है, निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सही सुलेमित है? तो कौन सही सुलेमित है? तो काम्पोज उत्तरी ब्राजील, ये गलत है। पंपास चिली, ये भी गलत है। लानोज वेनेजुएला, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी। कंपोज ब्राजील में पाया जाता है, लेकिन यह ब्राजील के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो कंपोज दक्षिणी ब्राजील। पंपास की बात करें तो पंपास अर्जेंटीना में। पंपास कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। वहीं बात करें सेल्वास, तो सेल्वास अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। अच्छा, स्टेपी मध्य एशिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं। वहीं बात करें श्रीलंका में घास के मैदान को पटाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पटाना। कहाँ का? श्रीलंका में घास के मैदान को। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, हंगरी में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पुस्ताज जो है हंगरी में घास के मैदान को कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील है। आयतन की दृष्टि की बात हो रही है तो साफ पानी का आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा झील है बैकाल झील जो रूस में है और यह सबसे गहरी झील भी है। इसकी गहराई 1620 मीटर है। 1620 मीटर है। वहीं बात करें सबसे बड़ी झील की बात हो तो कैस्पियन सागर। अब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात हो तब सुपीरियर झील। तब कौन सा झील? सुपीरियर झील, जो कहाँ है? जो अमेरिका और कनाडा में है। अच्छा, वहीं बात करें टंगानिका झील, तो टंगानिका झील यह कहाँ है? यह तंजानिया, ज़ैम्बिया और जेरे पर है। वहीं आप लोग बताएं कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी झील है
टंगानिका झील, टंगानिका झील, कौन सा? टंगानिका झील। यहाँ पे टंगानिका दिया हुआ है, ये दोनों आप लोग एक ही समझ लेंगे। टंगानिका झील यह सबसे लंबी झील है और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। वहीं विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो हम लोग जानते हैं कैस्पियन सागर जो सबसे बड़ी झील भी है और या इसका पानी भी खारा है। वहीं बात कर लेते हैं हनीमून लेक। हनीमून लेक कौन से झील को कहते हैं? तो टीटीकाका झील, टीटीकाका झील को हनीमून लेक झील भी कहते हैं, हनीमून लेक कहते हैं, हनीमून लेक कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है टोरेस जल डमरू किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो टोरेस जल संधि किन दो द्वीपों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के मध्य। ऑप्शन नंबर ए। इससे जल डमरू से दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है किसके बीच अवस्थित है, एक आता है किसको अलग करता है। तो ये अवस्थित है पपुआ, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच। वहीं ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सी जल संधि है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है बॉस जल संधि, बॉस जल संधि। और न्यूजीलैंड के मध्य यानी उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच कुक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि। इंडोनेशिया और मलेशिया की बात हो तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच मलक्का जल संधि है। कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है फाइबर ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसे जैसे टूटे हुए कांच का चमकना, हीरे का चमकना, इसी का उदाहरण है। अच्छा आप लोग बताइए तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। अच्छा आप लोग बताएं सूर्य का सूर्योदय से पहले दिखाई देना और सूर्यास्त के पहले तक दिखाई देना, ये किसका उदाहरण है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। वहीं पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण। अच्छा आकाश का नीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना ये प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन का उदाहरण है। प्रकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देना, यह किसका उदाहरण है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का उदाहरण है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है मेढक के संबंध में निम्नलिखित असत्य कथन कौन सा है? तो मेढक के संबंध में त्वचा से सांस लेता है, बिल्कुल सही। शीत रक्त प्राणी है यानी इसका ब्लड जो है ठंडा होता है, बिल्कुल सही। कायांतर में बड़ी आंत हो जाती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये उभयचर प्राणी के अंतर्गत आते हैं, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट का मान होता है 1000 किलोग्राम CO2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा कार्बन क्रेडिट क्या है? यह एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या आज्ञा होता है जो धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के क्षमता के बराबर हरित गृह गैसों का उत्सर्जन का अधिकार देता है। वहीं बात करें कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? तो कार्बन फुटप्रिंट का तात्पर्य है किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन का उत्सर्जन कितना कर रहा है, वह कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। वहीं बात करें कार्बन कैप्चरिंग, तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु CO2 या कार्बन के अन्य रूपों का ग्रहण कर उन्हें लंबे समय तक संग्रहित करके रखना कार्बन अधिग्रहण या कार्बन कैप्चरिंग कहलाता है। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 65%। ऑप्शन नंबर सी। वहीं पूछा जा भूपर पट्टी पे सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, भूपर पट्टी पर
तो भूपर पट्टी पर सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। कितना? 46.60% ऑक्सीजन पाया जाता है। वहीं वायुमंडल में हम लोग जानते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन 20.93%, जिससे हम लोग 21% भी कहते हैं। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। और O3 ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ऑक्सीजन पराचुंबकीय होता है। अच्छा, ऑक्सीजन की खोज किसने किया? ऑक्सीजन की खोज किया था सीले ने। किसने किया? सीले ने किया। इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना है? 8 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी में, बिल्कुल सही। मैग्नीज फर्टिलाइजर में, ये भी सही। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में उपयोग होता है, ये भी सही। तांबा गैल्वेनीकरण में, गलत, ऑप्शन नंबर डी। गैल्वीकरण में जस्ता का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? जस्ता का प्रयोग, जिंक का प्रयोग करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा आम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4। किसकी? H2SO4। वहीं आम्ल वर्षा की बात करें, आम्ल वर्षा की बात करें तो SO2, NO2, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे गैस जो है वर्षा यानी जल के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 और HCl जैसी विषैले गैस का निर्माण करता है, जिससे खेतों को नुकसान पहुंचता है, प्रकाश संश्लेषण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, मनुष्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और आम्ल वर्षा सबसे अधिक किस देश में होती है? तो यह सबसे अधिक नॉर्वे में। किसमें? नॉर्वे देश में सबसे अधिक इसका प्रकोप है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है, यानी उसका कोई हम लोग अवशोषण नहीं करते हैं? तो हम लोग जानते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन कितना लेते हैं? लगभग 78%। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? लगभग 21%। और CO2 कितना लेते हैं? 0.03%। ये जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तब, और जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन सेम छोड़ते हैं 78%। ऑक्सीजन हम लोग 17% छोड़ते हैं, 4% बॉडी ले लेती है। CO2 जो है 4% ज़्यादा छोड़ते हैं, यानी CO2 4% बाहर छोड़ते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसे भी ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे नापा जाता है? तो हम लोग जानते हैं लेक्टोमीटर से। किससे? लेक्टोमीटर से। वही हाइड्रोमीटर की बात करें, हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व, द्रवों का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है, द्रवों का। वहीं बात करें हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है, आर्द्रता नापी जाती है। अच्छा आप लोग बताएं, एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? एनीमोमीटर से तो इससे हवा की गति या शक्ति नापी जाती है, हवा की गति और शक्ति नापी जाती है एनीमोमीटर से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। कौन सा है? यूरेनियम। और वहीं बात करें सबसे भारी धातु की बात करें तो ओस्मियम। कौन सा है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। हल्की धातु की बात करें तो लिथियम। कौन सा? लिथियम। वहीं अगर गैसों में बात करें तो सबसे हल्की गैस होती है हीलियम, और सबसे भारी गैस होता है रेडॉन। सबसे भारी गैस होता है रेडॉन। वहीं पारा की बात करें तो द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है पारा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तो तना का उदाहरण नहीं है तो शकरकंद, ऑप्शन नंबर सी। शकरकंद, मूली, गाजर, ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे जड़ के उदाहरण, यानी जिसमें कोन बना हुआ होता हो वो सारे जड़ के उदाहरण होते हैं। बाकी जो है जो टेढ़ा मेढ़ा होता हो वो सारे तने के उदाहरण। आलू, गन्ना, अदरक, हल्दी, ये सारे तने के उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, आमाशय तथा क्षुद्रांत्र द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है उस वाहिका का क्या नाम है? तो उसका नाम है यकृत प्रवेश द्वार शिरा। यकृत प्रवेश द्वार शिरा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा इससे आप लोग एक बात हमें बताएं कि शिरा और धमनी दो चीज़ होता है, तो शिरा क्या होता है और धमनी क्या होता है?
सीरा और धमनी क्या होता है? तो सीरा जो है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले को सीरा कहते हैं। यानी शरीर से हृदय की ओर रक्त जो ले जाता है वह कौन ले जाता है? सीरा ले जाता है। वहीं धमनी की बात करें तो यह हृदय से शरीर के सभी अंगों में रक्त पहुंचाता है। कौन? धमनी। कौन पहुंचाता है? धमनी पहुंचाता है। और जब हम लोग ब्लड नापते हैं तो किस में नापते हैं? ब्लड जो नापते हैं वह ब्लड प्रेशर हम लोग सीरा का नापते हैं। धमनी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। धमनी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तीव्र गति से होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? प्लीहा। ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा। वहीं मलेरिया की बात करें तो मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया था? रोनाल्ड रोस ने किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रोस ने किया था। मलेरिया का दवा जो बनता है वह कूनिन की छाल से बनता है। किससे बनता है? कूनिन की छाल से बनता है। अच्छा, हृदय जो है हार्ट अटैक, हृदय में हार्ट अटैक होती है। वहीं फेफड़ा, तो फेफड़ा कौन से बीमारी से प्रभावित होता है? तो फेफड़ा की बात करें तो टीबी, निमोनिया, इससे क्या प्रभावित होते हैं? हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। वहीं गुर्दे की बात करें तो गुर्दे हम लोग जानते हैं, गुर्दे डायबिटीज पेशेंट का गुर्दा लगभग खराब हो जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है, यानी पेड़ पौधे नहीं होते, वह क्या है? तो वह है संश्लिष्ट तंतु। ऑप्शन नंबर ए, संश्लिष्ट तंतु ये पादप से नहीं प्राप्त होते हैं। बाकी प्राकृतिक तंतु, असंश्लिष्ट तंतु और तंतु ये सारे पादप से ही बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, पादप से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो देख लेते हैं, डेमेंशिया। ऑप्शन नंबर ए, यही आनुवांशिक रोग नहीं। डेमेंशिया को हम लोग और नाम से जानते हैं, मनोभ्रंश रोग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? दिमाग की क्षमता निरंतर घटते जाती है, उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। यह आनुवांशिक रोग नहीं होता। वहीं बात करें हेमोफीलिया हम लोग जानते हैं, यह कैसा रोग है? तो हेमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। टर्नल सिंड्रोम या स्त्रियों में जब उसके गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है तब टर्नल सिंड्रोम होता है, यह भी आनुवांशिक रोग है। वहीं टर्नल सिंड्रोम, वंध्यता, यह भी आनुवांशिक रोग है। टर्नल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, यह भी जो है आनुवांशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम, इसमें आँख टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जीभ मोटे हो जाते हैं, शरीर का जो बनावट और तरीके से असाधारण तरीके से विकसित हो जाता है। उसके बाद होता है पटाऊ सिंड्रोम, इसमें जो है होंठ बीच में कट जाते हैं, तो वो कौन सा बीमारी होता है? पटाऊ सिंड्रोम। चलिए दोस्तों देखते हैं आज प्रश्न है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। वहीं वसा की बात करें तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। त्वचा के नीचे जमकर शरीर के ताप को बाहर नहीं जाने देता है। वहीं खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है और आहार को रुचिकर बनाता है वसा। वहीं प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का क्या कार्य होता है? तो ये कोशिकाओं द्रव, जीव द्रव और उत्तकों का निर्माण में भाग लेता है। ये शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है। शारीरिक वृद्धि के लिए बच्चों में प्रोटीन की कमी से 2 बीमारी होती है। एक बीमारी होती है क्वाशियोकर और दूसरा मरासमस। वहीं बात करें और यह आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा भी देती है। कौन? प्रोटीन। विटामिन की बात करें तो विटामिन से हम लोगों को कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, इससे कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, परंतु यह शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, यानी ये शरीर को रोगों से बचाती है। कौन? विटामिन। हम लोग जानते हैं कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील, तो इसके अलावे जो भी विटामिन ए, डी, ई के ये सारे जो है वसा में घुलनशील है। दोस्तों ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट, जो बहुत ही
महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। पूरा सेट आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए, और इसी तरह से आप रोज़ वीडियो देखिए। इसके अलावा आप लोग करेंट पर भी ध्यान देंगे। जैसे वैकेंसी आएगी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मंथली वाइज कुछ इंपॉर्टेंस करंट भी दूँ आपको, ताकि आपका करंट भी रेगुलर चलते रहे। और इसके अलावा जो आप लोग को क्राउन सेट्स लाया जा रहा है उससे भी आप लोग को देखना है। दोस्तों, अगर वीडियो वास्तव में आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।